टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और अब आपका रफ्तार का मोड़ आ चुका है। उसी के क्रम में हमने इतिहास की भी श्रृंखला आरंभ कर दी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अहम रोल खेलेगी। हमने 90 दिन की रणनीति बनाते हुए ये टेस्ट बनाई है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलते रहेंगे ताकि आप 100+ अंक ला सकें। प्रतिदिन टेस्ट लगाएं, ये अनिवार्य है। ठीक है, बात करें प्रश्न की तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैडर आयोग 1917, हार्टोंग समिति 1929, सर्जेंट योजना 1938। सही नहीं पूछा है, कौन सा इसमें गलत है ये पूछा है। प्रथम दृष्टिया देखने पर ये तीनों समितियां हमारी शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है, और वो भी आजादी से पहले। सैडर आयोग ये सही है। हार्टोंग समिति 1929 ये भी सही है। सर्जेंट योजना 1938 में नहीं है बच्चों, ये 1944 में है। ठीक है, दो कथन आपके सही हुए, एक और दो। ऑप्शन लगाते हुए आप पूरा चेक कर लीजिए, यहां कहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यह हुई प्रश्न की बात। अब इस कंटेंट को और रिच कर लेते हैं ताकि इससे मिलता जुलता अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हम आपको बताएं और आप उसको हल कर सकें। जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा पर 1813 के चार्टर एक्ट में, कब? 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था वार्षिक रूप से। पहली बार ऐसा हुआ अंग्रेजी पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। वहां पर 1 लाख रुपए, साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति भी मिल गई थी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो हमारी डेट आती है वो है 1835, और यहां पर मैकाले का घोषणा पत्र जारी होता है। मैकाले का घोषणा पत्र, प्रिय छात्रों छात्राओं, ये ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है और इससे हमारा जो शिक्षा का जो माध्यम था उसे अंग्रेजी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शिक्षा का माध्यम सॉरी, अंग्रेजी बनाया गया था। उसके बाद 1856 में आया वुड डिस्पैच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पुराने पेपर से आप देखेंगे तो शिक्षा वाले में ये है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये कम से कम 7-8 बार रिपीट प्रश्न है। ठीक है, और वुड डिस्पैच में ही पहली बार महिलाओं के लिए यानी स्त्री शिक्षा की बात कही गई थी। किसकी बात की गई थी? स्त्री शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, 1856 के बाद बात करें तो आता है 1882। यहां पर हंटर शिक्षा आयोग आया। इस पर हंटर शिक्षा आयोग आया है, और ये जो हंटर शिक्षा आयोग था वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। किससे? प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से। आई थिंक आप इसे नोट कर रहे होंगे। साथ ही 1882 के बाद में 1902 में आपका आया रेले आयोग। रेले आयोग आया, और रेले जो आयोग है ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। किससे बच्चों संबंधित है? रेले जो आयोग है वो विश्वविद्यालय से संबंधित है। और रेले आयोग के बाद में ही आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आया है 1904 में। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। यानी 1904 में क्या आया? कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम। आई थिंक आप शॉर्ट में है वो आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद में जो आप आई है, जो 1917 में आया है सैडलर आयोग। अब आपका क्वेश्चन
समझ में आ रहा होगा। सेडल आयोग 1917 में था और 1929 में बच्चों जो आई है वो है हार्टोंग समिति। कौन सी? हार्टोंग समिति, ठीक है। और 1929 के बाद में आई 1944 में सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना। और 1948 में जो आया वो आया राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। और 1953 में आपकी यूजीसी की स्थापना हो गई, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न के साथ में, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनके अलावा और कुछ भी दिया जा सकता है। इसके तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ करके नए ढंग से पेश किया जा सकता है। आई थिंक आपने इसको समझ लिया होगा। दूसरा प्रश्न क्या है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखो बच्चों, यहां पर आपको हमेशा पहले ये अंडरलाइन कर लिया करो, सुमेलित नहीं है। यानी सुमेलित नहीं होगा मतलब है इसमें एक ऐसा कथन होगा जो असत्य होगा। जैसे लखनऊ समझौता की हम बात करें तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, ये सही है। और इस समझौते के बाद अगर ऑप्शन देखते हैं क्रिप्स मिशन 1946, देखो क्रिप्स मिशन 1946 में नहीं है, ये 23 मार्च 1942 को है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये कथन जो है वो सुमेलित नहीं है। नेहरू रिपोर्ट की अब आगे और भी तथ्यों की बात कर लेते हैं, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हमारा ये है, ठीक। अन्य तथ्यों की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही। तो 1928 में क्या हुआ था? एक अंग्रेज था बर्केनहेड, उसने भारतीयों को चुनौती दी कि कोई एक ऐसा संविधान या कानून बनाइए जो सभी लोगों को, सभी भारतीयों को मान्य हो। इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने लिया और सर्वदलीय बैठक बुलाई और मोतीलाल नेहरू, कौन से? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी गठित की गई। ध्यान रखना, नेहरू कमेटी के जो अध्यक्ष है वो मोतीलाल नेहरू हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक मेंबर थे। इनकी जो रिपोर्ट है वो 1928 में आई है। बात करें बंगाल विभाजन की 1905 में, सही बात है, ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और उस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कौन सा था? लॉर्ड कर्जन था। इसी बंगाल विभाजन के पश्चात भारत में स्वदेशी आंदोलन चला। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन चला। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे 1905 में बंगाल विभाजन। लेकिन बंगाल जब विभाजन हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार है उसने कहा कि हम ये क्षेत्र बड़ा है, प्रशासनिक दृष्टि से इसे दो भागों में बांटते हैं। लेकिन वास्तव में लक्ष्य हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा करना था, उस खाई को और चौड़ा करना था। यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको नष्ट करना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य था, ठीक है। अब भारतीयों ने इसको समझा और यहां पर इसे 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर कैसा है बच्चों? शोक दिवस के रूप में मनाया। लेकिन यहां से एक कथन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को क्या मनाया? तो उन्होंने जो हिंदू हैं प्लस मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है, एकता के लिए इसे राखी दिवस के रूप में मनाया। यही प्रश्न कई बार आपका आया है कि इन जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, इन्होंने इसे कैसे मनाया? तो इसे राखी दिवस के रूप में मनाया। आई थिंक अब आपको इसके सारे जो डेटा है वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है भारत में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी इसमें सत्य नहीं है, इसका मतलब एक कथन असत्य होगा, उसको तलाशना है। एनालिसिस करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के लिए 13 छावनियों की स्थापना की, यह कथन आपका सत्य है।
1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, टैक्स को लेकर के सत्याग्रह हुआ था और इसे विधिवत रूप से चलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के लिए जो 13 यानी 13 छावनियों की स्थापना की थी। बारदोली आंदोलन के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका भी चली, ये भी सही है, ध्यान रखना, ये पत्रिका की स्थापना की गई। बारदोली आंदोलन के पश्चात सरकार ने भू राजस्व दर 16.03% कर दी, नहीं ये गलत है, ये 6.03% कर दी गई थी, यानी 22% से घटा करके कितनी कर दी गई, 6.03% कर दी गई, यानी आपका यह कथन असत्य है, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। अब बारदोली आंदोलन के समय ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति का गठन किया गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति का गठन किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, यही वो आंदोलन था और ये उपाधि महिलाओं की तरफ से दी गई थी, महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बात करें प्रश्न संख्या 4 की है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। रफी अहमद किदवई राहत और पुनर्वास मंत्री है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री है, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। देखिए इसका जो आंसर है वो रफी अहमद किदवई है, ये क्या है, असत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि ये राहत और पुनर्वास मंत्री नहीं थे, ये बच्चों संचार मंत्री थे। क्या थे, संचार मंत्री थे, ठीक है, बाकी कथन आपके सही है। अब आपको ध्यान रखिएगा क्या पढ़ना है, इसको मैं जो बोल रहा हूं इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, 2023 में यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला, अंतरिम सरकार के मंत्री, पहले ये याद करना है, पहला। दूसरा, मुस्लिम लीग के साथ अंतरिम मंत्रिपरिषद, और तीसरा स्वतंत्र भारत का मंत्रिपरिषद, और चौथा वर्तमान मंत्रिपरिषद। ये 4 आपको रटे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कूट मिलान के लिए। निम्नलिखित किस एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, किस एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया है। देखिए जो आपको रोलेट एक्ट है ये तो 1919 में आया था, एनालिसिस कर लेते हैं, और इसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी यहां पर क्या था, नो अपील, नो वकील और नो दलील का प्रावधान कर दिया गया, यानी इसीलिए भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया था। अब इंडियन मॉनिटरी एक्ट की हम बात कर लेते हैं। इंडियन मॉनिटरी एक्ट है वो आपका 1920 में आया। हुआ क्या था कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब इस हत्याकांड के पूरे विश्व में निंदा हुई, बुद्धिजीवियों ने निंदा की, क्रांतिकारी और कांग्रेस के नेताओं ने निंदा की, लगभग जो भी मानवता के प्रति सिंपैथी रखता था उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की थी, ब्रिटिश सरकार की निंदा की थी। तो सरकार ने क्या किया, 1920 में हंटर शिक्षा आयोग 1919 में गठित किया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1920 में दी थी।
इस रिपोर्ट के बाद तुरंत ही अपने लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी एक्ट ब्रिटिश सरकार ने पारित कर दिया था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट जो एक्ट है वो 1929 में इसी पे चर्चा चल रही थी, जब केंद्रीय असेंबली में सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था। ठीक है, लेकिन हंटर शिक्षा आयोग की हम बात कर लेते हैं। तो सॉरी, इससे पहले कि इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो जो व्हाइट वॉशिंग मशीन है, अधिकारियों को बचाने के लिए ये आया था, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो इंडेमनिटी एक्ट है। अब आते हैं हंटर शिक्षा आयोग में। हंटर शिक्षा आयोग और हंटर आयोग और हंटर शिक्षा आयोग, ये दो चीजें हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर हंटर शिक्षा आयोग की, ठीक है, और एक है हंटर आयोग। यहां पर बच्चे गलत कर देते हैं। ये आया 1882 में। कब आया? 1882 में आया। और हंटर आयोग जो है वो 1920 में आया है। इसमें क्या था, 5 सदस्य तो अंग्रेज थे, 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य भारतीय थे। अब इन बातें कर ले, यहां से 8 है। कौन कौन थे भाई? तो जो 5 सदस्य अंग्रेज थे वो एक तो हंटर थे, रस्किन थे। पहले कौन से थे? हंटर अध्यक्ष थे इसके, रस्किन दूसरे ये जस्टिस थे, रस्किन उस वक्त तत्कालीन, और WF राइस। कौन? WF राइस ये तीसरे मेंबर थे। जॉर्ज बैरो चौथे। जॉर्ज बैरो, क्योंकि यहां से प्रश्न अब बन सकता है, जॉर्ज बैरो और टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ, ठीक है। ये 5 जो मेंबर थे ये किसके थे? हंटर आयोग के थे। अब इसमें 3 सदस्य भारतीय थे, इसमें चिमनलाल सीतावाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। नाम भी लिख लेते हैं। 3 भारतीय कौन से थे? जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाल, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद। ये सारे डेटा आपको रटे होने चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना है। 334 वैकेंसी आरओ की है। जिनके पास ओ लेवल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, भरपूर वैकेंसी है। एक एक डेटा रट मारिएगा। 90 दिन को ऐसे खोद दीजिए जैसे युद्ध में आप लड़ाई, वापस जाने का मौका नहीं है, सामने शत्रु है और शत्रु को मारना ही मारना है। ना जब ये दृढ़ संकल्प होगा तभी आप पास होंगे, अन्यथा बहाने तो बहुत होते हैं। 5 साल लोग बैठे मुखर्जी नगर में और इलाहाबाद में तैयारी करते रहते हैं। जब सफल होने वाले लोग मात्र कुछ समय में तैयारी करके सफल रणनीति लगाकर अच्छे टीचर के साथ जुड़कर अपने मंजिल को आसानी से पा लेते हैं। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का ये यूट्यूब मंच आपके लिए इसीलिए ही है। आप मोबाइल एप्लीकेशन पर भी जाकर के हमारे कोर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत कम रेट में वो आपके लिए उपलब्ध है। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है और इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। खतरों पर विचार कीजिए। 1938 में बिना चुनाव के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति का विरोध किया। 1939 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्ष निर्वाचन प्रत्याशी से नाम वापस ले लिया। देखो, पहले स्टडी कर लिया करो और पूछा क्या? असत्य पूछा है। यहां तक ये पढ़ लिया करो जब ऐसे प्रश्न आए तो सत्य पूछा है। सत्य कौन सा कथन सत्य है और इसके आगे प्लस और जो करेक्शन का और गलत का चिन्ह बनाते रहो। इसे 1938 में बिना चुनाव के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह कथन सही है। वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति का विरोध किया था, यह भी कथन सही है। 1939 में क्या हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्ष निर्वाचन प्रत्याशी से नाम वापस ले लिया था, यह भी कथन आपका सही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तीनों आपके कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी देख लीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7,
क्या कह रही है प्रश्न संख्या 7? निम्नलिखित किस नेता ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? टाइटल है बच्चों। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को, ए ऑप्शन में आंसर सही है, क्या कहा? उन्होंने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रेडियो पर राष्ट्रपिता कहा था। अपने रेडियो के एक संबोधन में उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। तो ये दोनों उपाधियां आपको याद होने चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, इनकी उपाधि है, इनकी उपाधि आपकी सरदार है। ठीक है, नोट करते रहिएगा साहब। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार सही है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये, आपको जरूर देखना चाहिएगा। देखो, अगस्त प्रस्ताव की हम बात करें तो ये 8 अगस्त 1940 को है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को है। कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये सब 1940 की दे रखी है। पाकिस्तान की मांग क्या है? 23 मार्च 1940। अब कालक्रम की दृष्टि से बताया है, तो कालक्रम की दृष्टि से पाकिस्तान पहले आना चाहिए था, ठीक है, फिर आपका अगस्त आना चाहिए था, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब क्रिप्स मिशन की हम बात करें तो क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च को और डेट है 1942। वर्धा प्रस्ताव ये 14 जुलाई 1942 है और भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। अब डेट देख लेते हैं, मार्च 1942, 14 जुलाई 1942 और 8 अगस्त 1942, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं ताकि वहां से आने वाले सारे प्रश्न आपसे बन सके। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल पोस्टमार्टम करना होता है। अगर आपने पोस्टमार्टम कर लिया तो वास्तविक कारण जान जाओगे और वास्तविक कारण जान गए आप पास हो जाओगे। देख लेते हैं सैंडर्स की हत्या कब हुई, तो यह 17 दिसंबर 1928 को हुई है। काकोरी कब है? यह 9 अगस्त 1942 को हुआ है, 1925 को, और लाहौर षड्यंत्र 1929 को हुआ है। बात करें सीधी कार्रवाई दिवस तो ये 16 अगस्त 1946 को अंजाम दिया गया। ये 2 सितंबर 1946 की घटना है और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को है। ठीक है, 24 मार्च। और इसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही, उसकी संस्तुति और सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। यह प्रश्न संख्या आपकी 8 थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776, सालबाई की संधि 1782, बड़गांव की संधि 1779 और बसीन की संधि 1805। बसीन की संधि 1805। एक प्रथम दृष्टया हम देखते हैं, ये मराठों से संबंधित क्या है? आपकी संधियां हैं। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को ही, सही बात है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसके वक्त ये पुरंदर की संधि हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि 1782 में हुई, ये भी आपका सही है। बड़गांव की संधि 1779 में हुई। देखिए, बड़गांव की संधि अंग्रेजों के साथ हुई थी, जिसमें मराठों ने इन्हें मराठों ने इन्हें पराजित कर दिया था 9 जनवरी 1779 को। 9 जनवरी 1779 को। और यह जो मुठभेड़ हुई
वो तालगांव में हुई। कहां हुई? तालगांव में हुई। तो अंग्रेजों को एक शर्मनाक एक संधि करनी पड़ी, और इस बड़गांव की जो संधि में जो दो मुख्य बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। इसमें यह कहा गया कि बंबई सरकार के द्वारा सरकार द्वारा 1773 जो सन है उससे बाद सारी जीती हुई भूमि वापस करनी होगी मराठों को। पहली तो बात यह थी, ठीक है। दूसरा, भड़ौच की आय में, भड़ौच एक प्रसिद्ध नगर था, भड़ौच की आय में सिंधिया को हिस्सा मिलेगा, सिंधिया को हिस्सा मिलेगा, यह बात इसमें थी। बसीन की संधि की बात करें, अभी तक ये तीनों सही हैं, तो सीधे से आंसर डी सही हो जाएगा। बसीन की संधि 1802 में हुई है। यह हुई है बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। बात आई समझ में? ये सारा का सारा डेटा मेरा मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत डिटेल में मैंने क्लास ले रखी हुई है, उसमें नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रत्येक टॉपिक के बाद टेस्ट दे रखा है, प्लस उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है पहले से रिकॉर्ड किया और इकट्ठा कर दिया, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। रोज पर डे रिकॉर्ड करते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट तक रहें, लेटेस्ट अपडेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं और आज का सेशन इसके बाद भी खत्म हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। भवानी मंदिर के लेखक कौन थे? मास्टर सूरसेन, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त और सतीश चंद्र। इसका जो राइट आंसर है वो है बारिंद्र घोष। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारी ARO 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चलने लगी है। ठीक है, उसके डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, पहली बात। दूसरा, APS एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, और RO और ARO यानी इसके लिए मैंने हिंदी के लिए अलग बैच बनाया है, मात्र 499 रुपए में है। और एक चौथा जो है हमारा वो करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। हालांकि आपको करंट मिल जाएगा, लेकिन इसको मैंने बहुत बेहतर डिसाइड करके ये बनाया है करंट अफेयर्स को, जो आयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 199 रुपए में है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, डिस्कशन मिलेगा। फ्री वाला तो बहुत कंटेंट मार्केट में है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक परीक्षा की दृष्टि से कंसंट्रेट होकर के उस सेक्शन में कहां से क्या पूछा जा सकता है, इसको हमने डिजाइन किया है। आप यहां से 199 रुपए में करंट अफेयर्स का भी परचेज कर सकते हैं, हिंदी को भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दे रखी है। आपने इस सेशन को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।